आइए लल्लन टॉप अड्डे में मुलाकात करिए हमसे और सितारों के संग करिए सत्संग आमने सामने। 18, 19 और 20 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। रजिस्ट्रेशन फ्री है लल्लन टॉप ऐप पर। सालों साल बीत जाते हैं सरकारी भर्तियों के इंतजार में, फिर भर्ती आने से लेकर एग्जाम होने तक भी साल बीत जाते हैं। जरा सोचिए कि सालों साल भर्तियों की तैयारी करने वाले जब परीक्षा देकर घर पहुंचे और पता चले कि अभी वो जो परीक्षा देकर आ रहे हैं वो रद्द हो गई है, तो उन पर क्या बीतती होगी। देश को आज़ाद हुए 75 साल बीत चुके हैं, हम चांद और मंगल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भर्तियों को पूरा करा लेना हमारी सरकारों को अब तक नहीं आया है। नमस्ते, सौरभ त्रिपाठी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। फिर से एक पेपर लीक हुआ है और यही वजह है कि एक बार फिर से हम लगातार भयावह होती जा रही इसी बीमारी पर चर्चा करेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने नवंबर 2020 में 2300 पदों के लिए वनपाल एवं वन रक्षक भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। वैकेंसी आई नवंबर 2020 में, लेकिन परीक्षा हुई नवंबर 2022 को। 12 नवंबर 2022 को 2 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित की गई। करीब 16 लाख अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए अप्लाई किया था, लेकिन परीक्षा में शामिल हुए करीब 10 लाख अभ्यर्थी। एडमिट कार्ड पर दिए गए एग्जाम सेंटर पर अभ्यर्थी तय समय पर पहुंच गए थे। परीक्षा हुई, अभ्यर्थी घर पहुंचे तो पता चला कि सोशल मीडिया पर आंसर शीट वायरल है। इसमें हाथ से कई सवालों के जवाब लिखे गए थे। दावा किया जा रहा था कि ये वही सवाल है जो वन रक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए थे। पेपर लीक होने की खबरें उठी तो पुलिस ने पड़ताल शुरू की। पता चला कि राजसमंद से एक व्यक्ति ने पेपर हल करके दौसा और सवाई माधोपुर में कुछ लोगों को भेजा है। राजसमंद पुलिस ने बिजली विभाग के कर्मचारी दीपक शर्मा को गिरफ्तार किया तो फिर मामला खुलता चला गया। पुलिस जांच में पता चला कि दीपक शर्मा ने परीक्षा से 1 घंटे पहले वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर सॉल्व करके 2 अन्य लोगों को भेजा था। इसके लिए उसने 6 लाख रुपए लिए थे, जबकि उसने सवाई माधोपुर के पवन सैनी से 5 लाख रुपए में पेपर खरीदा था। पेपर का मिलान किया गया तो 100 में से 62 सवाल हूबहू वही पाए गए जो 12 नवंबर को वन रक्षक भर्ती की दूसरी शिफ्ट की परीक्षा में पूछे गए थे। यानी कि एक बार फिर से राजस्थान की भर्ती परीक्षा में नकल माफियाओं ने सेंध लगा दी थी। एक बार फिर से भर्ती परीक्षा का पेपर छात्रों तक पहुंचने से पहले ही पेपर बेचने वालों गिरोह तक पहुंच गया था। फॉरेस्ट गार्ड के पेपर के अंदर एक व्यक्ति है दीपक शर्मा नाम का, उसके पास में कुछ संदिग्ध सामग्री हो सकती है। एसओजी की सूचना पर हमने उस व्यक्ति को डिटेन किया, उससे पूछताछ की तो उसने ये जो आंसर शीट है ये 2 कैंडिडेट्स जो दौसा करौली के रहने वाले थे उनको शेयर की है। पेपर स्टार्ट होने से पहले उन दोनों को हमने डिटेन कर लिया है। दीपक शर्मा के पास में जिस भी सोर्स से ये आंसर शीट आई है, पवन सैनी, जो उसको हमने जयपुर से डिटेन कर लिया है। इसके अलावा पवन सैनी के लिंक में और जो भी अभ्यर्थी थे उनको हमने डिटेन कर लिया। लगभग 10 लोगों को हमने अब तक इस प्रकरण के अंदर डिटेन कर लिया और दीपक शर्मा को अरेस्ट कर लिया है। आगे की जो लिंक है, आगे के जो लोग हैं इससे संबंधित है, उसके विषय में अनुसंधान जारी है। देखिए, इसमें 5 लाख और 6 लाख के अमाउंट की बात आ रही है, उसको हम अनुसंधान के दौरान क्लियर करें। पुलिस ने पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी की तो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने 12 नवंबर को हुई दूसरी पारी की परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया। अब तक पुलिस इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इससे जुड़े और लोगों की तलाश में तफ्तीश जारी है। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि पेपर लीक कहां से हुआ, कैसे हुआ, ये दीपक शर्मा और पवन सैनी तक कैसे पहुंचा। इन सवालों के जवाब अभी आना बाकी हैं। जवाब उन भर्तियों के आने भी बाकी हैं जिनमें पिछले कुछ सालों में एक के बाद एक पेपर लीक होने और धांधली होने की शिकायतें आई हैं। वन रक्षक भर्ती परीक्षा में से पहले राजस्थान की कई भर्तियां पेपर लीक होने के बाद रद्द हो चुकी हैं। एक नज़र इन भर्तियों पर भी डाल लेते हैं। सबसे पहले बात रीट की। 26 सितंबर 2021 को 32,000 पदों के लिए राजस्थान की ये सबसे बड़ी परीक्षा आयोजित की गई थी। 32,000 पदों की इस भर्ती के लिए करीब 16 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परीक्षा से पहले कहा था कि अगर परीक्षा में पेपर लीक हुआ या फिर नकल की तो फिर शामत आ जाएगी। इसके बावजूद पेपर लीक हो गया, वो भी किसी एग्जाम सेंटर से नहीं बल्कि सरकार की नाक के नीचे से।
मामले की जांच कर रही एसओजी ने बताया था कि रीट का पेपर परीक्षा से 2 दिन पहले यानी 24 सितंबर को ही लीक हो गया था। जयपुर स्थित राजस्थान सरकार के शिक्षा संकुल के पेपर संग्रहण केंद्र से 24 सितंबर को ही पेपर निकालकर गिरोह को दे दिया गया था। एसओजी के मुताबिक इस परीक्षा के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रदीप पराशर ने जयपुर में शिक्षा संकुल के राम कृपाल मीणा को पेपर उपलब्ध करवाया था। एसओजी के खुलासे के बाद 29 जनवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डीपी जरौली को बर्खास्त किया और सचिव अरविंद सेंगवा को निलंबित कर दिया था। 7 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री ने लेवल 2 की परीक्षा को रद्द करने का फैसला भी किया था। लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करते हैं। एलडीसी के 1760 पदों के लिए 13 मार्च 2022 को यह भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। मई में रिजल्ट भी आ गया था, लेकिन परीक्षा में धांधली की शिकायतों के बाद हाईकोर्ट ने जून 2022 में भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया था। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा। राजस्थान पुलिस ने कांस्टेबल के 4438 पदों पर भर्ती निकाली थी। 13 से 16 मई 2022 तक इस भर्ती की परीक्षा आयोजित होनी थी। 14 मई को दूसरे शिफ्ट का पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद इसे रद्द कर दिया गया था। एसओजी ने इस मामले में 22 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। अगली भर्ती है जेईएन भर्ती। दिसंबर 2020 में भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। भर्ती 533 पदों के लिए हुई थी। परीक्षा से पहले पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद परीक्षा रद्द हो गई थी। अगली भर्ती है लाइब्रेरियन भर्ती। दिसंबर 2019 में लाइब्रेरियन के 700 पदों के लिए भर्ती आयोजित हुई थी। परीक्षा से 2 घंटे पहले ही पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। तो ये तो हो गई वो परीक्षाएं जिनमें सरकार ने धांधली की बात स्वीकारते हुए परीक्षा रद्द की। सब इंस्पेक्टर वीडियो भर्ती, पटवारी भर्ती की भर्ती परीक्षाओं में भी जमकर धांधली की शिकायतें आई थीं। और ये हालात तब हैं जब एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री के नियम काफ़ी कड़े कर दिए गए हैं। जैसे पूरी बाह के कपड़े पहनकर परीक्षा में नहीं शामिल हो सकते, महिलाएं मंगलसूत्र और चूड़ियां पहनकर एग्जाम नहीं दे सकती। परीक्षा के दौरान इंटरनेट बंद रहता है। यहां तक कि भर्तियों में धांधली और नकल रोकने के लिए एक नया कानून तक बना दिया गया है, जिसमें परीक्षा को प्रभावित करने के दोषियों को 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना और जांच में दोषी पाए जाने पर संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी किया गया। लेकिन इसके बावजूद भर्ती परीक्षाओं में धांधली की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि सरकार कह देती कि पुलिस ने पकड़ लिया और हमने भर्ती रद्द कर दी, लेकिन सरकार को यह नहीं पता कि कितने सालों से लोग तैयारी कर रहे हैं, कर्जा लेकर तैयारी करते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, किसी का अच्छा पेपर हो गया, उनको दोबारा क्या परिस्थितियां उनके अनुकूल होंगी, वो तैयारी कर पाएंगे? कितने लाखों रुपए कर्जा लेकर उन तैयारी की, तो उनके क्या हालात क्या बनेंगे, क्या उनकी मानसिक स्थिति होगी? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूंगा कि एक सख्त कानून आपने में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अपराधियों में डर होना चाहिए। राजस्थान अब एक तरह से पेपर लीक राजस्थान बन चुका है। हम मांग करें पेपर लीक मुक्त राजस्थान होना चाहिए। आपने हमारी मांग पे कानून लेके, लेकिन कानून की सख्त पालना नहीं हुई, रक्षक ही बक्षक बन रहे हैं। मैंने कई जगह शिकायत भी की है, लेकिन उनकी स्कूलों की मान्यता रद्द नहीं हुई है। इसलिए अब आने वाली भर्ती परीक्षा बहुत बड़ी भर्ती परीक्षाएं हैं, सेकंड ग्रेड है, रीट है, कई ऐसी भर्ती परीक्षाएं हैं जो होने वाली हैं। ऐसे युवाओं को डर लग रहा है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि युवाओं के भविष्य के लिए सख्त एक्शन लिए और उनको ऐसे सजा दीजिए कि वो 3 बार सोचे कोई गड़बड़ी करने से पहले, और या ये जो पेपर लीक करने से पहले। नए कानून के तमाम लोगों जो मुकदमा से उनकी संपत्ति जब्त करिए और उनकी मान्यता रद्द करिए और सख्त कानून के तहत उनकी कार्रवाई करें, अन्यथा राजस्थान के युवाओं का विश्वास टूटता जा रहा है। राजस्थान नंबर 1 बन चुका है पेपर लीक में। राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ धोखा हो रहा है। हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, युवाओं को बचा लीजिए। हालांकि सरकार कह देती कि पुलिस। विपक्षी दल बीजेपी ने गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सरकार युवाओं की पीठ में खंजर घोंपने का काम कर रही है। ये सिद्ध हो गया कि पूरे सिस्टम के साथ प्रश्न पत्र चोरों की एक गैंग पूरे सिस्टम से मिली हुई है। ये एक नया माफिया पनप गया है। ये अशोक गहलोत सरकार की बड़ी विफलता है। बेरोजगारों का कई महीनों की तैयारी के बाद परीक्षा और परीक्षा का अचानक रद्द हो जाना, ये उनके अरमानों पर कुठाराघात है। जिन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने का लुभावनी बात कहकर नौजवानों के बेरोजगारों के वोट लिए, वो बेरोजगारों को नए घाव के अलावा कुछ दे नहीं रही। ये एक तरह से बेरोजगार नौजवानों के सीने पर खंजर है जो कांग्रेस सरकार। युवाओं और विपक्षी दलों की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जवाब भी आ गया है, वो भी सुन लीजिए। तो देखिए, आर्मी में भी होते हैं, हर राज्य में होते हैं, पर राजस्थान वो राज्य है जो कल पेपर लीक को उनको पकड़ लिया। राजस्थान जिलों में बेर बंद कर रहा है पेपर लीक करने वालों को।
एकमात्र राजस्थान राज्य जहाँ लोग जेल में सड़ रहे हैं, बाकी तो आप देखिए छूट जाते हैं लोग। तो हमारे यहाँ धीरे धीरे लोग समझ गए हैं कि यहाँ दाल गलने वाले नहीं हमारे, क्योंकि ये गैंग बन चुकी है। ये पूरे एक प्रकार से पूरे राष्ट्रव्यापी ऐसी इन्होंने बना लिया, गिरोह बना लिया है। ये अपने आप को एक्सपर्टाइज कर चुके हैं पेपर लीक कैसे हों, तो उसका हम यहाँ पे तो सफाई कर देंगे। मुख्यमंत्री जी का बयान आपने सुना। उनका कहना है कि पेपर लीक तो अन्य राज्यों में भी होते रहते हैं। सही बात है, पेपर लीक की घटनाएं दूसरे राज्यों में भी हो रही हैं। हाल फिलहाल की बात करें तो बिहार में बीपीएससी पेपर लीक, उत्तराखंड में यूके SSSC लीक, उत्तर प्रदेश में यूपीटीईटी की परीक्षा का पेपर लीक हुआ। लेकिन साफ सुथरी, पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती परीक्षा आयोजित कराना, धांधली और गड़बड़ियों को रोकना और इसमें शामिल लोगों पर ऐसी कार्रवाई करना जो नज़ीर बन सके, ये भी मुख्यमंत्री का ही दायित्व है। आप ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि दूसरे राज्यों में भी परीक्षा लीक होती है, वो भी तब जब आपके शासन में साल भर के भीतर 3 परीक्षाएं और 3 साल में 6 परीक्षाएं रद्द हो चुकी हों। तो ये थी आज की बड़ी खबर। अब सुर्खियों की ओर चलते हैं। पहली सुर्खी में बात दिल्ली के ऐसे नृशंस हत्याकांड की जिसका खुलासा करीब 6 महीने बाद हुआ है। पूरा मामला जानने से पहले खबर का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली श्रद्धा वाकर मुंबई के एक कॉल सेंटर में काम करती थी। यहाँ श्रद्धा की मुलाकात आफ्ताब अमीन नाम के एक लड़के से हुई। कुछ वक्त बाद दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। ये बात जब श्रद्धा के घर वालों को पता चली तो उन्होंने इसका विरोध किया। अब उसी आफ्ताब अमीन पर श्रद्धा वाकर की बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक 18 मई को आफ्ताब ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े किए और 18 दिनों तक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में उन टुकड़ों को ठिकाने लगाता रहा। 12 नवंबर को पुलिस ने आफ्ताब को गिरफ्तार किया। अब सवाल ये कि इस मर्डर का खुलासा कैसे हुआ। हमने आपको शुरू में बताया था कि श्रद्धा के परिवार वाले उसके और आफ्ताब के रिश्ते से खुश नहीं थे। श्रद्धा के पिता ने FIR में बताया है कि जब परिवार वालों ने उससे आफ्ताब का साथ छोड़ देने की बात कही तब श्रद्धा ने कहा था कि मैं 25 साल की हो गई हूं और मुझे मेरे फैसले लेने का पूरा अधिकार है। मुझे आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना है। मैं आज से आपकी बेटी नहीं, ऐसा समझो। परिवार वालों की तरफ से हो रहे विरोध के चलते श्रद्धा और आफ्ताब मुंबई छोड़ दिल्ली के छतरपुर इलाके में रहने लगे। श्रद्धा के पिता के मुताबिक आफ्ताब उनकी बेटी के साथ मारपीट करता था और ये बात श्रद्धा ने उनसे खुद कही थी। इसके बावजूद भी दोनों लिव इन में रहे। कई बार समझाने के बाद भी श्रद्धा जब नहीं मानी तो पिता ने उससे महीनों तक बातचीत नहीं की। श्रद्धा के पिता का कहना है कि 14 सितंबर के दिन उसके एक दोस्त का फ़ोन उनके बेटे यानी श्रद्धा के भाई के पास आया। उस दोस्त ने बताया कि श्रद्धा का फ़ोन करीब 2 महीने से बंद आ रहा है। इसके बाद घरवालों ने महाराष्ट्र के मानिकपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। मुंबई पुलिस की ओर से श्रद्धा की गुमशुदगी की जानकारी दिल्ली पुलिस को भी भेजी गई थी। आखिरकार 8 नवंबर को श्रद्धा के पिता विकास मदान दिल्ली आए, लेकिन जब वो फ्लैट पर पहुंचे तो वहां ताला लगा हुआ था। दिल्ली आने पर भी बेटी के बारे में कोई जानकारी न मिलने पर उन्होंने महरौली थाने में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने आफ्ताब को धर दबोचा। पूछताछ में आफ्ताब ने क्या बताया, साउथ दिल्ली के एडिशनल DCP अंकित चौहान से सुन लीजिए। यहाँ पे भी आके इन्होंने, लड़की ने जॉब स्टार्ट नहीं की थी बट लड़का वॉज इन अ जॉब। आफ्टर द इंसिडेंट लड़के ने कोई जॉब ज्वाइन कर ली थी, यहाँ पे वो जॉब करते थे। जो मालूम चला पूछताछ के अंदर कि ये लड़का लड़की किसी एक डेटिंग ऐप के थ्रू टच में आए आपस में। मुंबई में ही आए थे, देवर ने लिव इन रिलेशनशिप वहाँ पे भी, यहाँ पे भी आके इन्होंने कंटिन्यू किया और उसके बाद इनके थोड़ा फ्रिक्वेंटली झगड़े होने लगे। जब झगड़े होने लगे तो कभी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी, दोनों टेम्पर लूज कर जाते थे। बट इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में लड़के ने अपना टेम्पर लूज किया और लड़के ने लड़की को मार दिया। सर कब? लड़के ने जो बताया कि जब उस टाइम हो गया इंसिडेंट तो इसने लड़की की बॉडी फिर थोड़ा कट करके डिस्पोज करी। कहाँ डिस्पोज करी और क्या सर आप लोगों को बॉडी मिल पाई है? आसपास के एरिया में इसने अलग अलग पार्ट्स डिस्पोज करे और कुछ मिला है उसको अभी इट इज़ येट टू बी कंफर्म्ड कि वो बॉडी पार्ट्स किसके हैं, ह्यूमन के हैं, क्या है, आगे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो। पुलिस के मुताबिक आफ्ताब और श्रद्धा के बीच शादी को लेकर बहुत झगड़े होते थे। पूछताछ में आफ्ताब ने यह भी बताया है कि श्रद्धा उस पर शादी का दबाव बनाती थी, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी। आफ्ताब ने उन टुकड़ों को दिल्ली शहर के किन किन हिस्सों में फेंका है, पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। दूसरी सुर्खी का संबंध सुप्रीम कोर्ट और जबरन धर्मांतरण के मामले से है।
आज 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने जबरन धर्म परिवर्तन को गंभीर मामला बताया। कोर्ट ने कहा कि सभी को धर्म चुनने का अधिकार है, लेकिन जबरन धर्मांतरण से नहीं। ये बहुत ही खतरनाक है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस MR शाह और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने कहा, कथित जबरन धर्मांतरण का मुद्दा अगर सच है तो ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ साथ नागरिकों के धर्म और विवेक की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार मामले में हलफनामा दाखिल करे और बताए कि जबरन धर्मांतरण की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। तीसरी सुर्खी केरल से है। आज 14 नवंबर को केरल हाईकोर्ट ने राज्य की एक यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की नियुक्ति रद्द कर दी है। यूनिवर्सिटी का नाम है केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज और VC हैं डॉक्टर के रिजी जॉन। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस S मणिकुमार और जस्टिस शाजी P चाली की बेंच ने की। दोनों का कहना है कि रिजी जॉन के मामले में सिलेक्शन कमेटी का गठन और उसकी सिफारिशें अवैध थीं। बेंच ने आगे कहा कि नियुक्ति में UGC के मानकों का उल्लंघन किया गया है। साथ ही चांसलर को UGC के मानकों का ध्यान में रखते हुए नए वाइस चांसलर की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। बीते कुछ दिनों से राज्य के 9 विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद और केरल सरकार के बीच तनातनी की खबरें आ रही थीं। डॉक्टर रिजी जॉन PNE 9 में से एक वाइस चांसलर हैं। ऐसे में हाईकोर्ट के इस फैसले को केरल सरकार के लिए झटका माना जा रहा है। दरअसल केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पिछले दिनों 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी और उन्हें 24 अक्टूबर तक इस्तीफा देने के लिए कहा था। आरिफ मोहम्मद खान ने इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया था। इसमें कोर्ट ने अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर SM राष्ट्री की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि कुलपति का चयन करने के लिए पैनल को 3 नामों की सिफारिश करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ केवल एक नाम आगे बढ़ाया गया जो नियमों का उल्लंघन है। इसके बाद केरल की विजयन सरकार ने राज्यपाल यानी आरिफ मोहम्मद खान को चांसलर पद से हटाने का फैसला लिया था। कैबिनेट मीटिंग के बाद केरल सरकार ने अपना अध्यादेश राजभवन भेज दिया है। आरिफ मोहम्मद खान का कहना है कि वो अध्यादेश पर कोई निर्णय नहीं लेंगे और इसे राष्ट्रपति के पास भेज देंगे। आरिफ ने आगे कहा, अगर मुझे निशाना बनाया जा रहा है तो मैं स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं बनूंगा, पहले मैं इसे देखूंगा और अगर मुझे लगता है इसका उद्देश्य मुझे निशाना बनाना है तो मैं इसे राष्ट्रपति के पास भेज दूंगा। चौथी सुर्खी G20 समिट से जुड़ी है। इस बार यह समिट 15 और 16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हो रहा है। समिट में इस बार रूस यूक्रेन युद्ध, महंगाई, खाद्य सुरक्षा, क्लाइमेट चेंज और डिजिटल इकोनॉमी जैसे मुद्दे छाए रहेंगे। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। PM मोदी बाली पहुंच चुके हैं। वो समिट में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल चेंज और हेल्थ पर आयोजित सत्रों में हिस्सा लेंगे। PM मोदी कल यानी 15 नवंबर को बाली में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा वो समिट से इतर कम से कम 10 बड़े नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकात भी करने वाले हैं। अभी तक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी मीटिंग तय नहीं है, हालांकि इसकी संभावना जताई जा रही है। अब G20 समिट क्या है इसे भी संक्षेप में समझ लेते हैं। दरअसल ये दुनिया के सबसे विकसित और विकासशील देशों का संगठन है। इसमें भारत, चीन, अमेरिका, कनाडा, जापान, रूस, ब्राज़ील जैसे देशों के अलावा यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। यूरोपियन यूनियन यूरोप के 27 देशों का प्रतिनिधि है। इसी वजह से G20 को सबसे अहम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में गिना जाता है। लगभग सभी बड़े नेता समिट की शुरुआत से पहले ही बाली पहुंच चुके हैं। इसी क्रम में 14 नवंबर को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच मुलाकात हुई। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ये दोनों नेताओं की पहली आमने सामने की मुलाकात थी। बाली में आयोजित G20 समिट इसलिए भी खास है क्योंकि इसके समापन समारोह में भारत को औपचारिक तौर पर अध्यक्षता सौंपी जाएगी। अगले साल का समिट भारत में आयोजित किया जाएगा। आखिरी सुर्खी गुजरात से आई है। यहाँ चुनाव हैं और धीरे धीरे सारी पार्टियां अपने उम्मीदवार मैदान पर उतार रही हैं। इस दौरान कई जगहों पर पार्टियों के टिकट बंटवारे से नाराजगी भी देखने को मिल रही है। आज भाजपा के नाराज कार्यकर्ताओं की भीड़ गांधीनगर में मौजूद प्रदेश कार्यालय कमलम पर पहुंची। आमतौर पर बीजेपी में ऐसा कम ही देखने को मिलता है। इस दौरान प्रदेश नेतृत्व ने नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की पुरजोर कोशिश की। विरोध के सुर कांग्रेस में भी देखने को मिल रहे हैं। गुजरात की जमालपुर खाड़िया सीट से कांग्रेस ने मौजूदा विधायक इमरान खेड़ावाला को टिकट दिया है। पार्टी नेतृत्व के इस फैसले से नाराज कार्यकर्ताओं ने आज अहमदाबाद में कांग्रेस मुख्यालय पर धावा बोल दिया
और पार्टी के वरिष्ठ नेता भरत सिंह सोलंकी के पोस्टर भी जलाए। गुजरात की एक और सीट है जामनगर नॉर्थ। इस सीट से बीजेपी की प्रत्याशी और क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा ने आज नामांकन भर दिया है। इस दौरान रिवाबा के साथ पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी दिखे। नामांकन के बाद रविंद्र जडेजा ने मीडिया से बातचीत में रिवाबा को जिताने की अपील की। सुनिए वो क्या बोले। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी वाइफ के लिए आया हूं और उसके लिए मेहनत कर रहा हूं और वो भी बहुत एक्साइटेड है कि उसकी लाइफ का एक चैप्टर नया स्टार्ट हो रहा है। देखिए ये T20 का ज़माना है तो डिफेंस का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो पॉजिटिव और एटीट्यूड अपना पॉजिटिव रखना होगा और जितना आगे बढ़े उतना जितना वो सीख सके ये फील्ड में आके जितना लोगों से सीख सके। और भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि सब साथ में मिलके काम करते थे, वो उनका एक बहुत ही उनकी ताकत है कि जब वो साथ में रहते तो कोई भी दूसरी पार्टियों को वो अपने ऊपर भारी नहीं होने देते, तो वही उनकी ताकत है। तो वही उनकी ताकत कामयाब रहे और अच्छा काम करे और जामनगर के लिए स्पेशली उनका विकास आगे चलता ही रहे, बस वही उम्मीद करता हूँ। जामनगर की ये सीट इसलिए भी अहम है क्योंकि रविंद्र जडेजा की बहन नैनाबा जडेजा भी इसी सीट से कांग्रेस के टिकट पर दावेदारी पेश कर रही हैं। अगर नैनाबा को कांग्रेस से टिकट मिलता है तो मुकाबला ननद बनाम भाभी दिखाई देगा। रिवाबा के अलावा गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने भी सूरत की माजुरा विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरा है। सांघवी 2012 से इसी सीट से विधायक हैं और इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस के बलवंत शांतिलाल जैन और आम आदमी पार्टी के PVS शर्मा से है। अब बात गुजरात की हो रही है तो लल्लन टॉप की गुजरात चुनाव यात्रा भी शुरू हो चुकी है। इस चुनाव में हमारी 3 टीमें वहां से धड़ाधड़ रिपोर्ट्स भी भेज रही हैं। इन्हें आप हमारी ऐप, वेबसाइट और सोशल मीडिया चैनल्स पर देख भी रहे होंगे। यहाँ हम आपको अपनी टीम की रिपोर्ट की एक झलक दिखाते हैं। इस रिपोर्ट में हमारे साथी रणवीर और जेरी ने गुजरात के आणंद में मौजूद एक परिवार से बातचीत की। ये परिवार आपके और हमारे घरों में सफाई के इस्तेमाल में आने वाली झाड़ू बनाने का काम करता है। इस रिपोर्ट की एक झलक देखिए। सरकार में सब आपने कुछ लाभ नहीं लिया, सब कोई लाभ कोई सिलेंडर वगैरह, गैस सिलेंडर वगैरह नहीं कोई लाभ घर शौचालय कोई लाभ नहीं लिया सब। क्योंकि अभी यह धंधा में पड़ा है इसलिए सबको लाभ। धंधा तो सब कोई करता है भाई, सही बात है, पर आपने कोई लाभ ही नहीं लिया सब। कोई लाभ नहीं लिया। तो पता नहीं है, जानकारी नहीं है। नहीं सब आपको जानकारी नहीं होती है, इतनी जानकारी नहीं होती नहीं कि इसका धंधा करने के लिए वो पैसा मिलेगा, कोई लोन मिलेगा, ऐसा भी नहीं है सब। मुख्यमंत्री कौन है गुजरात का? गुजरात का मुख्यमंत्री तो कौन है सब, वो भी पता नहीं है, वो आपने पढ़ा नहीं सब इसलिए। प्रधानमंत्री कौन है? वो भी खबर नहीं है, बहुत साल से इधर रहते हैं। प्रधानमंत्री कौन है देश का? वो डोकरा को खबर होगा। डोकरा को और इसको खबर होगा। किसको? वो डोकरा है हमारा। तो आप इंडियन है ना, भारत के है ना? सही बात है। तो भारत के प्रधानमंत्री का नाम नहीं जानते? हाँ, प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कौन क्या है? मुख्यमंत्री शालम लाखा था ना। अच्छा, ये पता है कि मुख्यमंत्री क्या होता है? मुख्यमंत्री सरपंच होता है। सरपंच होता है? हाँ, मुख्यमंत्री सरपंच होता है। वो भी पता नहीं है सब। हाँ, नरेंद्र मोदी से है ना अपने सब। नरेंद्र मोदी कौन है? वो कौन है? तो वो तो बता का सबका भला करता है, काम करता है, ऐसा नहीं। मोदी सबका भला करते हैं, पर वो क्या सरपंच है? नहीं, वो तो नहीं है सब। फिर क्या है? वो तो सब बढ़िया नहीं એટલે એવું सब। मोदी जी को देखा है? नहीं देखा सब। हाँ? नहीं देखा। फोटो देखा है? फोटो में देखा सब। पहचानते हैं? फोटो में तो सब देखा था कि फोटो में देखा है। हाँ। ग्राउंड रिपोर्ट से इतर बहुत जल्द गुजरात चुनाव से पहले आपके बीच जमघट और नेताजी घेरे में जैसी 2 खास सीरीज भी आएंगी जिनमें आप गुजरात की राजनीति से संबंध रखने वाले नेताओं का इंटरव्यू देखेंगे। खबरों का सिलसिला यहाँ होता है पूरा, लेकिन विदा लेने से पहले 2 नए सिलसिलों की जानकारी आपको देनी है। इस बार का लल्लन टॉप अड्डा हो रहा है नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। अड्डे में आपके फेवरेट यशराज मुखाटे, अंकुर वारिकू, जय विजय सचान से लेकर विकास दिव्य कीर्ति और अवध ओझा जैसे अध्यापकों को लाइव सुनने और उनसे सवाल जवाब करने का आपको मौका मिलेगा। तारीख याद कर लीजिए, 18, 19 और 20 नवंबर। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जाना होगा दी लल्लन टॉप ऐप पर, वहां आपको स्क्रीन पर ही लिंक मिल जाएगा। सिर्फ अड्डा ही नया नहीं है, क्विज भी नई है। दी लल्लन टॉप क्विज फिर से शुरू हो रही है, जिसे आप लाइव खेल सकते हैं। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे क्विज खेलने पर इनाम भी है। हर दिन टॉप 50 विजेता चुने जाएंगे, जिन्हें तुरंत 100 रुपये का इनाम भेजा जाएगा। देर किस बात की है, डाउनलोड करिए लल्लन टॉप ऐप और खेलना शुरू कर दीजिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।
जिनको रील में देखा उनको रियल में देखो और फिर खूब सारे फूल पत्ते फेंको। ये मीटर बनाने के लिए था, पर कुल मिला के बात ये है कि गुरु आने वाली है मौज बहुत। तमाम लल्लन टॉप हस्तियां आ रही लल्लन टॉप अड्डे में, आप भी हंसते खिलखिलाते चले आइए, उनके हिस्से की बातें सुनिए, अपने हिस्से के सब सवाल पूछिए। और हम लल्लन टॉप वालों से मिलने का तो मौका है, वो जो चाय की पत्ती के साथ मग फ्री मिलता है ना, बस ऐसी मोहब्बत आपके लिए फ्री है हमारी। और फ्री है एंट्री, लेकिन डाउनलोड करनी होगी लल्लन टॉप ऐप, फटाक से रजिस्ट्रेशन करिए और फुर्ती में चले आइए 18, 19, 20 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में।